बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन गुमान, आपका मेज़बान, और आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, नज़्म के उम्दा शायर हैं डॉक्टर अरशद महराज साहब। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपकी शेरी सफ़र के बारे में जानेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अरशद महराज साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, आपके 2 नज़मिया मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं, कथा नीले पानी की, और 2019 में दोस्तों के दरमियान मंज़र आम पर आ चुके हैं 2 शेरी मजमूए, और दोनों के दूसरे एडिशन, सेकंड एडिशन दोनों के बहुत जल्द आने वाले हैं। अरशद महराज साहब नज़म के साथ साथ गज़लें भी खूब कहते हैं। आप उनके बारे में अभी जानेंगे, वो उनसे हम सवालात करेंगे, उन सवालात के वो जवाब देंगे, उनकी शेरी सफ़र के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो मिलिए अरशद महराज साहब से। मैं हूँ अरशद महराज और आज मेरे मेज़बान हैं हसन गुमान और अरबाज़ बागी। दोनों नौजवान ज़ौक़ वाले हैं और ज़ौक़ वाले के सिलसिले में आज मुझसे ये कुछ गुफ्तगू करने आए हैं। ये गुफ्तगू दरअसल इल्मी अदबी से ज़्यादा मेरी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से करना चाह रहे हैं। मैं ज़िला सरगोदा के एक छोटे से कस्बे फुलरवान में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा से मैंने बीकॉम किया। फिर इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आने के बाद मैंने फिर एक मुलाजमत इख्तियार की। इसी मुलाजमत के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। यूँ मैंने फिर बीए और एमए का इम्तिहान पास किया और एमफिल ओपन यूनिवर्सिटी से और पीएचडी की डिग्री मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से ली। पीएचडी का मेरा एचईसी की तरफ से स्कॉलरशिप था। ये स्कॉलरशिप जो है 2005 में इंडिजिनस स्कॉलरशिप्स के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। तो मैंने उर्दू अफसाने में आज़ादी इज़हार के मसाइल के मौजू पर थीसिस लिखकर ये डिग्री हासिल की। 2016 में मेरी सबसे पहली किताब कथा नीले पानी की आई और उसके बाद 2019 में दोस्तों के दरमिया के नाम से नज़्मों का मजमूआ शाया हुआ। तो बाकी ये कि शायरी ही मेरा ओढ़ना बिछोना है। मैं शायरी की कि अगर शायरी ना होती तो शायद मैं उर्दू की तरफ ना आता, और उर्दू की तरफ ना आता तो शायद मैं पीएचडी भी ना करता। तो एक जो मुहर्रिक पीछे मुझे फोर्स थी मेरे दिल, वो अदब था। बुनियादी तौर पर बहुत सारे सवालात ये पैदा होते हैं कि आप शायरी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। तो शायरी दरअसल मैं ये समझता हूँ कि ये सीखी नहीं जा सकती, क्योंकि ये वदीयत होती है। सीखा जा सकता है अरूज या उसका फ़न, उसका सलीका, उसको कैसे बेहतर बनाना है, ये अमल सीखा जा सकता है। तो इसी तरह से मैंने भी बाकायदा मेरा कोई उस्ताद तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर वो दोस्त मेरा उस्ताद है जिससे मैंने मशवरा किया और जिससे मैंने सीखा। और वो बेशुमार हैं, मेरे तमाम दोस्त उसमें शामिल हैं, जो शायर हैं और गैर शायर हैं, सभी उसमें मौजूद हैं। जिस कस्बे से मेरा ताल्लुक़ है फुलरवान से, वहाँ की शेरी फ़िज़ा बहुत ही अच्छी थी। हमारे 2 मरहूम उस्ताद शौकत राज साहब, वो हमारे क्लास टीचर भी थे, और यूँ भी वो पहला शायर था जिसे मैंने मालूम देखा। वो हर साल एक बहुत अज़ीमुशान मुशायरा करवाते थे और माहाना
बज़्म फ़िक्र शऊर उन्होंने एक मजलिस बनाई हुई थी, उसके ज़ेरे एहतमाम वो शेर नशिस्त का करवाया करते थे। तो बहुत से नौजवान शायरी की तरफ आए, उनमें मेरे क्लास फेलोज़ भी थे, जिनमें अफजल गौहर, अमीर मंशा और राना सईद दोशी वगैरह इस तरह के और सारे दोस्त शामिल थे। तो मुझे बुनियादी तौर पर मौसीकी का शौक़ था, शायरी का नहीं। मुझे तबला सीखने का शौक़ था। तो वो गर्मी की छुट्टियों में मैंने ये कोशिश की कि ये सीखा जाए तबला। तो वो फिर उस पर मुझे घर से बेपनाह किस्म की डांट डपट हुई, तो मेरा ये शौक़ धरे का धरा रह गया। तो अब फर्स्ट ईयर में तब तक ये अफजल गौहर और राना सईद दोशी ये बहुत ही बेहतर शायर हो चुके थे। तो क्योंकि इनकी कंपनी मुझे मुयस्सर थी और मैं इनकी शायरी सुनता रहता था, मैं एक अच्छा सामे कारी था। तो फर्स्ट ईयर में जाकर एक दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया, तो उसको मनाने के लिए मेरे ज़हन में फिर एक नज़्म आई। वो मेरी पहली नज़्म थी जो मैंने लिखी, और उसके बाद मैं फिर ये भूल गया कि मैं शायर हूँ। बहुत अरसा बाद फिर एक रिसाला आता था अदाबर्स, और वो पढ़ने का शौक़ था अदाबर्स। तो अदाबर्स जो है उसमें जब कोई चीज़ छपती थी तो वो फिर एजाज़ी तौर पर मुफ्त पर्चा भेजते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पर्चा मुफ्त हासिल करने के लिए लिखा जाए। तो मैंने एक कहानी लिखी जो मुझे याद नहीं है वो क्या थी और कैसे थी। वो मैंने अदाबर्स को भेजी, उनका ख़त आ गया कि जी आपकी कहानी जो है मुंतखब कर ली गई है और अब आपको जो एजाज़ी तौर पर पर्चा भेज दिया जाएगा। वो कहानी शाया हुई, एजाज़ी पर्चा आ गया, मेरी तो मौज लग गई। फिर उसके बाद मैं कहानी तो ना लिख सका, लेकिन फिर गज़ल की तरफ आया, क्योंकि मेरे दोस्त आसपास जितने भी थे और मेरे जो उस्ताद थे वो भी गज़ल ही कह रहे थे, मुशायरे भी गज़ल के ही होते थे। तो उसके बाद मैंने तवातुर से गज़लें कहीं, और वो रुमानवी गज़लें थी और जो कच्चे पक्के जज्बात की कच्ची पक्की गज़लें होती हैं वो गज़लें थीं। तो वो अदाबर्स में छपती थीं, और उन दिनों वो कलमी दोस्ती का भी बड़ा एक शौक़ होता था लोगों को। तो मुझे भी ख़त आते थे, मैं भी जवाब देता था और कलमी दोस्तियां भी करते थे। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद आया तो यहाँ आकर मैं बहुत ही मुझ पर एक किस्म का अजीब किस्म का धमाका हुआ मेरे दिमाग में कि मुझे सबसे पहले जो अदीब मिला वो सलाहुद्दीन दरवेश था। सलाहुद्दीन दरवेश ने मुझसे शायरी वायरी सुनी और उसके बाद उसने कहा कि शाम को तुम्हें मैं एक शायर से मिलाऊंगा, तो वो देखना वो कैसी शायरी करता है। तो उन्होंने मुझे रविश नदीम से मिलाया। रविश नदीम की नज़में जब सुनी तो यकीन करें कि मैं तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गया कि शायरी इस तरह से भी होती है और ये इस तरह से भी कही जा सकती है। सो वहाँ से मुझे नज़्म सुनने का मौका मिला और जदीद नज़्म जो बाद में फिर पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद फिर दाऊद रिज़वान मरहूम ने जो है वो मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई की और मैं नज़्म की तरफ आया। और गज़ल जो है वो मैं उस वक़्त जब गज़ल कहना चाह रहा था, नज़्म कहना चाह रहा था सॉरी, तो तब मैंने एक दोस्त से कहा कि यार मैं नज़्म कहना चाहता हूँ, तो मुझे मशवरा दो मैं कैसे नज़्म कहूँ। तो उस दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, तुम कोई गज़ल शज़ल कहा करो, छोड़ो नज़्म की तरफ मत आओ। लेकिन वो एक लंबा अरसा मैं शेर ही नहीं कह सका, क्योंकि मेरे जहन में जो मयार कायम हो गया था वो नज़्म का था। और वो नज़्म जो ये मेरे जो दोस्त कह रहे थे, दाऊद रिज़वान, सईद अहमद, रविश नदीम, और ये उस वक़्त नज़्म कह रहे थे और ये बहुत अच्छी नज़्म कह रहे थे और
ये मेरे जहन में कहीं समाई हुई थी कि मैंने नज़म कहनी है तो इसी अंदाज़ की और इसी सतह की नज़म कहनी है। इस तरह से मैं ये गज़ल से नज़म की तरफ आ गया। जहाँ तक मेरे पसंदीदा शायर होने, मुझे तो तमाम शायरी अच्छे लगते हैं और एक से ज़्यादा शायर अच्छे लगते हैं। मसलन क्लासिक में मुझे मीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके बाद गालिब है, और जदीद गज़ल जब शुरू होती है तो फिर नासिर काज़मी का नाम आता है। नासिर काज़मी, आप यकीन करें कि जब मैं मीर या नासिर काज़मी पर बात करता हूँ या उनके शेर पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। उस कैफियत को मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मीर का शेर मेरे ऊपर, मुझ पर वारिद हो रहा है और मेरे सारे वजूद को वो हिला रहा है। वो जिस तरह से मीर ने कहा था ना कि नादां वो फिर जी से बुलाया ना जाएगा, तो वो मेरे पूरे जी से नहीं मुझसे बुलाया जाता। इसी तरह नासिर पढ़ते हुए भी मुझ पर ये कैफियत और रिक्कत तारी हो जाती है। तो हालांकि ये गज़ल के शोरा हैं, बुनियादी तौर पर मुझे नज़्म जो है वो मजीद अमजद की बहुत पसंद है और उसके बाद जावेद अनवर है, उसकी नज़्म है। नज़्म के बहुत से लोग हैं, अली मोहम्मद फ़र्शी हैं, अनवार फ़ितरत हैं और नसीर अहमद नासिर हैं। और मेरे हमअस्र दोस्तों में से जिनकी नज़्म मुझे बहुत पसंद है वो फ़र्रुख यार हैं और उनकी नज़्म मुझे बेपनाह पसंद है। सईद अहमद की है, रविश नदीम है, खलीकुर रहमान हैं, परवीन ताहिर हैं। परवीन ताहिर वो वाहिद ख़ातून हैं जो नज़्म के मैदान में बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि तख्लीकी अमल बड़ा एक एम्बिग्विटी सी, इसका कोई एग्जैक्ट जवाब भी नहीं दे सकते और इसको हम कोई कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि क्या ऐसा क्या होता है कि शेर वारिद होता है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि ये इल्हामी कैफियत है, बाज़ दोस्त कहते हैं कि ये आवर्द होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शऊर और लाशऊर के दरमियानी एक कैफियत है। अगर ये शऊरी अमल हो तो शायर किसी भी वक्त शेर कह सकता है, लेकिन ये तो मुश्किल काम है। वो देखिए, हाथ कागज़ पे रखे बैठा हूँ, शेर आते हैं पलट जाते हैं। तो वो तो ऐसे भी कैफियत गुज़रती है कि हर वक्त शेर नहीं क्या कहा जा सकता। अगर शऊरी कोशिश से आप कोई चीज़ तो बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, आप घर में पेंट कर सकते हैं और किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन शऊरी अमल से शेर नहीं कहा जा सकता। और लाशऊरी कैफियत ऐसी होती है कि लाशऊर में भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक दरमियानी फ़िज़ा है जिस फ़िज़ा के अंदर तख्लीक फूटती है। और मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि आज तक ये कैसे जो कौन से मुहर्रिक आता है जो मुझे उकसाते हैं। बाज़-औक़ात तो कोई कहानी पढ़ते हुए किसी का एक जुमला ऐसा हांट करता है कि वह पूरी कहानी जो है वो आगे नज़्म की तरफ कन्वर्ट हो जाती है और नज़्म के अंदर चली जाती है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी की नज़्म या किसी का शेर सुनकर और स्पेशली मीर को पढ़कर एक कैफियत जो तारी होती है उसके अंदर भी बाज़-औक़ात नज़में वारिद होती हैं। और अमूमन मुझे तो रात के पहर में ही ये म्यूज़ जो मेहरबान होती है मुझ पर, जो देवी है तख्लीक की, ये बहुत नाजुक मिजाज है और ये इससे ज़रा सा आप बेइतनाई बरतें तो ये नाराज़ हो जाती है और फिर मुद्दतों नहीं आती। तो इसके जब ये दूसरी किताब आई उसके बाद से फिर मैंने दोबारा गज़ल की तरफ रुजू किया है और अब गज़ल भी थोड़ी बहुत कह रहा हूँ और नज़्म भी साथ साथ चल रही है। तरक्की पसंदी दरअसल मैं
कोई तरक्की पसंदी को पढ़ने के बाद तरक्की पसंद नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे ज़हन में ये सवाल था कि हम गरीब क्यों हैं और ये तबकाती तकसीम क्या है। ये लफ्ज़ तो खैर टर्म मुझे बाद में पता चली, लेकिन उस वक़्त मेरे ज़हन में यही सवाल था। और दूसरा, मज़हब के हवाले से मेरे ज़हन में बेशुमार सवालात थे जिनका कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, और जो जवाब मिलता था वो मेरी तशफ़ी नहीं करता था। और अक्सर मुझे, क्योंकि मैं छोटा था, उम्र में इतना बालिग़ नज़र नहीं था, तो डांट भी सुनना पड़ती थी बड़ों से जिनसे मैं सवाल करता था। तो ये भी सलाहुद्दीन दरवेश जब मैं इस्लामाबाद आया तो उसने मेरा मसला हल कर दिया। वो उस वक़्त नया नया एमए करके आया था मुल्तान, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और यहाँ लेक्चरर हो गया था नेलोर कॉलेज में। उसके साथ रोज़ाना शाम की मुलाकातें रहती थीं, और ये तमाम मेरे जो सवालात थे मैं उससे भी मेरे रहे। उसने मुझे फिर पढ़ने के लिए अली अब्बास जलालपुरी और सिब्ते हसन की किताबें दी, और उसके बाद फिर मुबारक अली को पढ़ा, और उसके बाद फिर मार्क्स और लेनिन की जो अपनी तसनीफ़ात तर्जमा शुदा हैं वो पढ़ने का मौका मिला। तो बुनियादी तौर पर तो ये भूख और अफलास जो मैंने काटी, मैं बहुत ही गरीब घर से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने भूख को देखा है, भूख को सहा है, और मैंने मज़दूरी की है, और मैंने ज़िंदगी की वो तमाम मुश्किलात जिनसे कोई भी नबर्द आज़मा हो सकता है, मैं हुआ हूँ। ज़िंदगी कोई ऐसे एक सोने का निवाले की तरह मेरे मुंह में नहीं आई। आज मैं यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे ओहदे पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक बहुत तवील मेहनत के नतीजे में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो तरक्की पसंदी यही है कि तबकाती तकसीम है, और तबकाती तकसीम में मैं निचली क्लासेस के साथ आज भी खड़ा हूँ, और मुझे अफलास से, गुर्बत से, भूख से आज भी शदीद नफ़रत है। और मैं ये समझता हूँ कि अदब के ज़रिए हम ये अफलास, भूख और गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अदब का जो कारी है वो मखसूस है, और वो मखसूस कारी जो है वो अपर मिडिल क्लास का या अपर क्लास का है, वही अदब पढ़ता है। मसाइल तो गरीब के हैं, मसाइल तो निचली क्लासेस के हैं, और वो निचली क्लासेस तक हमारा लिखा हुआ पहुंचता नहीं है, और पहुंचता भी है तो क्योंकि इसका मीडियम जो है वो इलामती होता है, तो उनकी समझ में नहीं आता। अब या तो शायरी को अबीब जालिब की तरह एक सतह पर ले आया जाए जहाँ पर वो बराह रास्त मुकालमा बन जाए निचली क्लासेस का, या फिर फैज़ की तरह शायरी हो। फैज़ की शायरी जो है वो मज़दूरों के लिए है, मज़दूरों के बारे में है, मज़दूरों के लिए नहीं है। तो मज़दूरों के बारे में या निचली क्लासेस के बारे में लिखना जो है वो तरक्की पसंदी, उनके तकलीफ़ों, उनकी मुसीबतों और बालादस्त तबकात की जो चीरा दस्तियाँ हैं उन पर बात करना, उन पर लिखना, ये तरक्की पसंदी का ये एक बुनियादी वस्फ़ है। और लेकिन शायरी को शायरी पहले होना चाहिए, अदब को पहले अदब होना चाहिए। अदब के जो असरार व रमूज़ हैं, उसके जो जिस भी सिर्फ़ में आप लिख रहे हैं, वो चाहे नावल है या अफसाना है या शायरी है, नज़्म है, गज़ल है, उसको पहले वो अपनी जमालियात जो है उस पर पूरा उतरना चाहिए, और उसके बाद फिर ये है कि वो उसके अंदर जो पैगाम है वो हो। हमारी जनरेशन को ये कहा जाता रहा कि इनका कोई अदबी विजन नहीं है, यानी हमें ये कहा जाता रहा कि ये नहलिस्ट हैं, ये हर चीज़ का इनकार करते हैं।
असल में इनकार भी वहाँ किया जा सकता है जहाँ पर दिमाग में या जहन के अंदर एक ऐसा यूटोपिया मौजूद हो, जिस यूटोपिए को फ़र्द जो है वो आइडियलाइज़ कर रहा हो कि ज़िंदगी को इस तरह होना चाहिए। अब वो यूटोपिया टू सम हाउ धुंध में होता है और वाज़े नहीं होता, लेकिन जो मौजूद होता है वो ये समझ रहा होता है कि ये ज़िंदगी नहीं है, जो ज़िंदगी वो गुजार रहा है या जो ज़िंदगी जो इस वक्त चल रही है या ज़माना जिस समत में जा रहा है ये गलत है। वो दुरुस्त तो नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि उसका मस्बत उसके दिमाग में मौजूद है। उस मस्बत की तरफ लेके जाने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूर होती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ इनकार करना, सिर्फ इनकार जो है यानी नाइलिस्ट होना से मुराद ये है कि इसके पास कोई विजन नहीं है। नाइलिस्ट के पास एक विजन होता है, लेकिन वो एक धुंध में, एक फॉग में होता है, क्लियर नहीं होता। और बुनियादी तौर पर मुझे धुंध बहुत पसंद है, और मैदानी इलाकों का आदमी और मैदानी इलाकों में धुंध बहुत होती है। मुझ पर एक कैफियत तारी रही है। मैं ज़ाती वाले से एक बात करता चला जाऊं कि एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं सुबह जागा हूं तो मुझे लगा धुंध है, और वो गर्मियाँ थी। वो धुंध, मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज में मैं क्लास पढ़ाई है। एक दोस्त बहुत ही करीबी से ये बात शेयर की कि यार मुझे लग रहा है धुंध है। उसने बहुत ज़ोर से कहका लगाया कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, देखो ये तो सूरज इतनी अपनी तमाज़त पे है और फुल जो है वो गर्मी है और तुम्हें धुंध नज़र आ रही है। ये कैफियत मुझ पर एक अरसा तारी रही कि मैं धुंध में रहा, और फिर मैंने ये बात शेयर करना छोड़ दी। लेकिन मुझे सर्दी हो गर्मी हो, कई सालों तक मुझे मेरा विजन क्लियर नहीं था। मैंने आई सेट भी चेक करवाई, ब्रेन के डॉक्टर से भी मशवरा किया, साइकेट्रिस्ट से भी किया, लेकिन किसी भी तरह से मुझे कोई आफाका नहीं हुआ। और फिर अचानक ही एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जागा तो वो धुंध ख़त्म हो गई। वो मेरी हैरत की इंतहा ना हो गई। इसी तरह एक और मामला भी मेरे साथ चलता रहा कि एक ख्वाब था जो मेरे साथ रहा, और एक ज़माना रहा। सोते हुए भी मैं वही ख्वाब देखता था और जागते हुए भी मैं उसी की कंटिन्यूटी के अंदर रहता था। वो ख्वाब कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक ही एक दिन वो ख्वाब भी मुझसे रूठ गया। तो इन दोनों चीज़ों, ये बड़ी तकलीफ़ें भी थी, लेकिन इसके साथ ये मेरे लिए फूड फॉर थॉट और क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर बड़ी ही हेल्पफुल थी। इन दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद दी। देखें जी, मोहब्बत के बगैर शायरी मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। और जो शख्स एक फ़र्द से मोहब्बत नहीं कर सकता वो अफराद से मोहब्बत कैसे करेगा, और जो अफराद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो इज्तिमा से नहीं कर सकता, और इज्तिमा के बाद फिर आफाक से मोहब्बत नहीं कर सकता। तो मुझे तो एक से ज़्यादा मोहब्बतें हुई हैं, और मज़ीद होने के चांसेस भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुहर्रिक जज्बा जो है वो मोहब्बत ही है, जो इंसान को ये मोहब्बत को खूबसूरत बना देती है। इंसान जहाँ अपनी केयर करना शुरू करता है, जब दूसरे की केयर करना शुरू करता है तो अपनी केयर भी करना शुरू करता है। मोहब्बत का मतलब दरअसल आप दूसरे के लिए आसूदगी कितनी पैदा कर रहे हैं, दूसरे को कितना सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, ये इसमें बड़ा मसला होता है, एक पोजेसिव हो जाते हैं बाज़ लोग, कि पोजेसिव होने से मुराद ये होता है कि आप किसी से गले मिल रहे हैं, गले आप उससे मिल रहे हैं तो उसको इतना दबाएं कि उसकी सांस ही रुक जाए। ये पोजेसिवनेस है। आप गले ज़रूर मिलें, लेकिन उस हसार को इतना रखें कि उसके अंदर उसकी सांस भी आती जाती रहे। सो मुहिब और महबूब दोनों की अपनी अपनी सांस, अपनी अपनी आइडेंटिटी अपनी जगह कायम रहे, और उसके साथ वो मोहब्बत के साथ उसके साथ वो एक दूसरे को कबूल करें और एक दूसरे के लिए आसूदगी पैदा करें, एक दूसरे के लिए केयर करें।
मैं समझता हूँ केयर सबसे बड़ा जज्बा है इसके अंदर मोहब्बत में। और मोहब्बत में फ़ना होते हुए भी लोग देखे हैं और हम भी होते हैं। मोहब्बत बहुत तकलीफ़देह भी होती है इस अमल में, लेकिन एक मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए। वो किसी ने कहा था ना कि एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफ़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार सिर्फ एक मोहब्बत होती है, बार बार होती है और होती रहती है और होती रहनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा है कि रोबोट्स दुनिया के हर काम तो कर सकते हैं, लेकिन तख्लीकी काम जिस नौइयत से इंसानी जहन करता है, या अब देखिए मसला ये है कि शायरी जो है वो होती क्या है। सिर्फ लफ्ज़ों की दरोबस्त तो नहीं है ना कि लफ्ज़ आगे पीछे कर लिए या उनके अंदर एक रिदम पैदा कर लिया। इस तरह तो आप कंप्यूटर पे डालें, आजकल ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें आप बेवज़न चीज़ डालें तो आपको वज़न में करके दे देगा, तो किसी बहर में आपको करके दे देगा, मीटर में दे देगा। लेकिन ये उसके अंदर वो जज्बा, वो शिद्दत, वो रियाज़त जो एक जिससे एक शायर गुज़रता है और जिससे वो जो जहाँ से वो फूड फॉर थॉट लेता है, वो कैसे मुमकिन होगा। नहीं, एक जहन को बनने के लिए जिस तरह से हम देखते हैं कि बेशुमार उसके अंदर उसका इनहेरिट भी होती हैं चीज़ें कुछ, और कुछ वो समाज से सीखता है। यानी समाज जो कुछ दे रहा होता है वो उसे वही लौटा रहा होता है। तो ये एक समाजी अमल है अदब, ये एक सोशलाइजेशन है। तो जब रोबोट तो नहीं समाजी अमल के अंदर शामिल होगा, रोबोट की अपना कोई हिस्सियात तो नहीं है ना, तो जब हिस्सियात नहीं है तो शायरी जो है वो किस तरह मुमकिन हो सकेगी। ये हो सकता है कि रोबोट को कोई ऑपरेट करने वाला हो, लेकिन वो ऑपरेट करने वाले की भी हिस्सियात का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अपनी सेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, तब ये मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में कि ये मुमकिन नहीं है कि रोबोट्स जो है वो शायरी कर सकें इस तरह से। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया। और मीर साहब का ही वो शेर एक और अर्ज़ करता हूँ कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार आया। और याद उसकी इस कदर ठीक नहीं मीर बाज आ, नादां वो फिर जी से भुलाया ना जाएगा। गज़ल में वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे शोरा मौजूद हैं। सबसे बड़ा नाम तो ज़फ़र इकबाल है, इफ्तिखार आरिफ हैं, गज़ल कह रहे हैं, वो तो जलील आली हैं, और ये तो सीनियर्स की लाट में हैं जो मौजूद हैं, तौसीफ़ तबस्सुम साहब हैं। और नौजवानों में आजकल बड़े अच्छे शेर कहने वालों में इमरान आमी है, और कोयटा में से बिलाल असवद। बल्कि मैं ये कोयटा की तरफ तो ये बात करूँगा तो वो पूरा घराना ही, कंदील बदर, तमसील और छोटी जो उनकी बहन है अंजील सईफ़ा, तो तीनों बहनें ये शेर कहती हैं और बहुत अच्छा शेर कहती हैं। और उनका भाई बिलाल असवद भी अच्छा शेर कहता है। तो लाहौर में देखें, हमारे दोस्त थे बहुत ही, वो फौत हो गए हैं, इब्रार अहमद, वो उनकी नज़में बड़ी आला हुआ करती थी। उनकी अभी भी हम गज़ल भी कहते थे, गज़ल भी बहुत अच्छी थी, लेकिन नज़म के बुनियादी तौर पर वो शायर थे। इस्लाम अहमद रावलपिंडी तो में नज़म की फ़िज़ा बहुत ही आला है। यहाँ पर तो 3 जनरेशन्स हैं, आफ्ताब इकबाल शमीम, एहसान अकबर और अहमद शमीम मरहूम, और ये सरवर कामरान। ये इन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा बना रखी थी यहाँ पर नज़म की कि उसके बाद फिर नसीर अहमद नासिर, अली मोहम्मद फ़रशी, अनवार फ़ितरत, ये वाली एक जनरेशन आई, और रफ़ीक संदेलवी। तो इन्होंने एक ख़ास फ़िज़ा, फिर उसके बाद दाऊद रिज़वान, सईद अहमद, ताबिश कमाल, रविश नदीम, खलीकुर रहमान, परवीन ताहिर, और मैं भी उसी एज ग्रुप से हूँ, उन्हीं में शामिल हूँ। तो
हमारे बाद आने वालों में भी मुनीर फयाज़ हैं, कासिम याकूब हैं और अली अकबर नातिक है, और इसके अलावा सरमसरोश हैं, ज़ीशान हैदर नकवी है। ये बड़े अच्छे ये लोग नज़्म कह रहे हैं। और हमारे ही जो दोस्तों में शामिल हैं एज ग्रुप में, ज़रा को 2-4 साल से छोटे या बड़े होंगे, फ़र्रुख यार, वो मुझे बेइंतहा पसंद हैं और उनकी नज़में भी बहुत, उनकी नज़मों का जो फ़िज़ा है उस फ़िज़ा के अंदर लिव करना बड़ा एक लुत्फ़अंदोज़ काम है। थैंक यू। उर्दू अदब का मुस्तकबिल मेरे ख़्याल में रोशन है, ये तारीक नहीं है कतन भी, क्योंकि जो जो वक्त गुज़र रहा है और नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और जिससे हम अभी बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अभी हमने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ या गैजेट्स का यूज़ जो है वो अब उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है, और अब बहुत ही आसान हो गया है। किताब तक दस्तरस जो है वो आसान हो गई है। PDF बनाएं और किसी भी जगह उसको भेज दें, 1 सेकंड में किताब एक जगह से हज़ारों मील के फासले पर पहुंच जाएगी। फिर फ़ोरम्स ऐसे हैं, मसलन फ़ेसबुक का फ़ोरम है, शायरी वहाँ पर मौजूद है, अफसाना मौजूद है, तनकीद मौजूद है, और इससे दस्तरस में है। बल्कि किताब ख़रीदना पहले एक मसला हुआ करता था, अब किताब ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और किताब आपके पास पहुंच जाती है। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि उर्दू अदब का इन तमाम टूल्स को यूज़ करने से फ़रोग़ हुआ है और उसको वो ज़्यादा उसका कैनवस वसी हुआ है। तुम्हारी शक्ल मेरे आईने में पड़ती है, तुम्हारी शक्ल मेरे आईने में पड़ती है, ये ज़िंदगी तो यूं ही रास्ते में पड़ती है। तुम्हारी शक्ल मेरे आईने में पड़ती है, ये ज़िंदगी तो यूं ही रास्ते में पड़ती है। मैं दिन में झेलता हूँ जून को दिसंबर में, मैं दिन में झेलता हूँ जून को दिसंबर में, मगर ये शाम मुझे मलगचे में पड़ती है। मेरे ही पाँव तले आ गई मेरी आँखें, मेरे ही पाँव तले आ गई मेरी आँखें, दिए की लौ तो कहीं ताकचे में पड़ती है। बटन कमीज़ का टूटा तो ये ख़याल आया, बटन कमीज़ का टूटा तो ये ख़याल आया, तुम्हारी सांस मेरे दायरे में पड़ती है। तुम्हारी नीलगूं आँखों में डूब जाना है, तुम्हारी नीलगूं आँखों में डूब जाना है, पर एक झील मेरे रास्ते में पड़ती है, पर एक झील मेरे रास्ते में पड़ती है। बस एक शौक़े मोहब्बत से हूँ बंधा हुआ मैं, बस एक शौक़े मोहब्बत से हूँ बंधा हुआ मैं, तुझे है जाना तो क्यों मखमसे में पड़ती है। तुम्हारी शक्ल मेरे आईने में पड़ती है, ये ज़िंदगी तो यूं ही रास्ते में पड़ती है। ताक में बैठा हुआ है ये ज़माना साहब, ताक में बैठा हुआ है ये ज़माना साहब, अब किसी से भी न तुम आँख मिलाना साहब, अब किसी से भी न तुम आँख मिलाना साहब। आप ये अपना ज़रे हुस्न संभालें वरना, आप ये अपना ज़रे हुस्न संभालें वरना, लूट लेते हैं यहाँ लोग ख़ज़ाना साहब, लूट लेते हैं यहाँ लोग ख़ज़ाना साहब। हम तो खुश होते हैं लोगों को सहारा देकर, हम तो खुश होते हैं लोगों को सहारा देकर, आपका काम है चलतों को गिराना साहब। हिज्र है हिज्र में गिरिया तो हुआ करता है, हिज्र है हिज्र में गिरिया तो हुआ करता है,
रोने वालों का ज़रा साथ निभाना साहब, इश्क में खाल भी खिंचवाना कभी पड़ती है, इश्क में खाल भी खिंचवाना कभी पड़ती है, उसके कूचे में ज़रा होश से आना साहब, इश्क में खाल भी खिंचवाना कभी पड़ती है, उसके कूचे में ज़रा होश से आना साहब। आप तो ताज़ा गुलाबों की ख़रीदारी करें, आप तो ताज़ा गुलाबों की ख़रीदारी करें, महंगा पड़ जाएगा ये माल पुराना साहब। कभी जंगल तो कभी शहर में मिल जाएंगे, कभी जंगल तो कभी शहर में मिल जाएंगे, हम फ़कीरों का नहीं एक ठिकाना साहब। ये दिसंबर की मोहब्बत भी बुरी होती है, ये दिसंबर की मोहब्बत भी बुरी होती है, बर्फ़ में आग लगानी हो तो आना साहब, ताक में बैठा हुआ है ये ज़माना साहब, अब किसी से भी न तुम आँख मिलाना साहब। इस कदर भीड़ में दम घुट के न मर जाएं हम, इस कदर भीड़ में घुट के न मर जाएं हम, थोड़ा सा रास्ता देना के गुज़र जाएं हम, थोड़ा सा रास्ता देना के गुज़र जाएं हम। शाहराहों पे मियाँ गर्मी है जज्बात कहाँ, शाहराहों पे मियाँ गर्मी है जज्बात कहाँ, बर्फ़ सी गिरने लगी है चलो घर जाएं हम, बर्फ़ सी गिरने लगी है चलो घर जाएं हम। ये मोहब्बत तो बहुत सादा दिली मांगती है, ये मोहब्बत तो बहुत सादा दिली मांगती है, ऐसी शक्लें ना बनाओ कहीं डर जाएं हम, ऐसी शक्लें ना बनाओ कहीं डर जाएं हम। अश्क आँखों से नहीं दिल से निकलते हैं मियाँ, अश्क आँखों से नहीं दिल से निकलते हैं मियाँ, गिरिया करते हुए नम तुझको न कर जाएं हम, गिरिया करते हुए नम तुझको न कर जाएं हम। एक लम्हे में बदल सकते हैं मंज़र सारे, एक लम्हे में बदल सकते हैं मंज़र सारे, इस कदर देर न करना कि गुज़र जाएं हम, इस कदर देर न करना कि गुज़र जाएं हम तो कागज़ के खिलौनों की तरह हैं अरशद, हम तो कागज़ के खिलौनों की तरह हैं अरशद, ज़ोर से फूंक ना मारो कि बिखर जाएं हम, इस कदर भीड़ में दम घुट के ना मर जाएं हम, थोड़ा सा रास्ता देना कि गुज़र जाएं हम। घाव ऐसा भी नहीं था कि दिखाया जाता, दर्द सहने का बहुत शोर मचाया जाता, बात ऐसी भी नहीं थी कि निकलते आंसू, वाक़या ऐसा नहीं था कि भुलाया जाता, दिल की एक समत में दरवाज़ा बनाना था अगर, दिल की एक समत में दरवाज़ा बनाना था अगर, खुली खिड़की से मुझे पहले दिखाया जाता, दिल की एक समत में दरवाज़ा बनाना था अगर, खुली खिड़की से मुझे पहले दिखाया जाता, रेलगाड़ी में मिला था सो उसे जाना था, रेलगाड़ी में मिला था सो उसे जाना था, रब्त ऐसा भी नहीं था कि निभाया जाता, कैफ और जज्ब अगर शोला नुमा रखना था, कैफ और जज्ब अगर शोला नुमा रखना था, दार पर सूरत मंसूर चढ़ाया जाता, दार पर सूरत मंसूर चढ़ाया जाता, शायरी को मेरे बातन में जगह दी थी अगर, शायरी को मेरे बातन में जगह दी थी अगर, शेर कहने का मुझे ढंग सिखाया जाता, शेर कहने का मुझे ढंग सिखाया जाता, वक्त की कैद से आज़ाद मुझे कर देते, वक्त की कैद से आज़ाद मुझे कर देते, हर गली सूरत बहलोल घुमाया जाता, हर गली सूरत बहलोल घुमाया जाता, रेत का घर न समझ ऐ मेरे दिलदार मुझे,
रेत का घर न समझ ऐ मेरे दिलदार मुझे, धूल चटवाता अगर अपनी पे आया जाता। रेत का घर न समझ ऐ मेरे दिलदार मुझे, धूल चटवाता अगर अपनी पे आया जाता। मैं के रास्ता भी था, राही भी था और मंजिल भी। मैं के रास्ता भी था, राही भी था और मंजिल भी। मुझसे फिर दामन दिल कैसे बचाया जाता, मुझसे फिर दामन दिल कैसे बचाया जाता। मेरी तहजीब न थी मैं भी उछालूं पगड़ी, मेरी तहजीब न थी मैं भी उछालूं पगड़ी। वरना दिन में भी तुम्हें तारा दिखाया जाता, वरना दिन में भी तुम्हें तारा दिखाया जाता। खाओ ऐसा भी नहीं था कि दिखाया जाता, दर्द सहने का बहुत शोर मचाया जाता। नज़्म का उन्वान है वक्त ला वक्त। फाखरा हो न तुम, रोज़ आ जाती हो, दिल के वीराने बर्बाद करने को तुम। सूखे कीकर फुलाही से लड़ने को तुम। अंधे चाहों से पानी निकलता नहीं, हम ठहर जाएं तो वक्त चलता नहीं। वक्त मजबूर है, वक्त बेनूर है। हाथ देखो हमारे कभी गौर से इनमें रेखा नहीं, पर रमलजादियों ने कभी ऐसा देखा नहीं। ये सर चाहिए, लो भाई इसे फुटबॉल खेला करो। डर गई, ये लो वापस धरा। फिर वही सोच सोची है तुमने गलत। ये तमाशा नहीं, शोभदा भी नहीं, ये करिश्मा नहीं, मुजज़ा भी नहीं। देखने की तमन्ना थी सो देख लो, एक अंदर हैं हम एक बाहर हैं हम। ये बराबर हैं दोनों खड़े देख लो, हम के होने ना होने में होते रहे। कीकरों और फुलाही को बोते रहे, वार कर दार पर जिस्म आखिर किया। एक अंदर जो रहता था उसमें जिया, काठ की रोटियां हमने खाई सदा। एक ज़मी ओढ़ छह को बिस्तर किया, आसमां की तनाबों को खींचा किए। चुटकियों में समंदर को सर कर लिया। ज़िंदगी मौत तो एक इम्कान है, हम के मुमकिन से आगे निकल आए हैं और फना को बगल में लिए आए हैं। यूं भी होता है हम हैं मगर हम नहीं, हम कहीं हैं मगर हम कहीं भी नहीं। जीवन राग। हम ख्वाब बने उन आँखों के जो तारे बदन को छू लें तो ख्वाहिश की सीमा से आगे सुर संगम के दरबार लगें। और दरबारी की लय अंदर कुछ धीमे से कुछ ऊंचे से जो गीत लबों पर फूल बने वो खुशबू खुशबू महकाएं। वो आँखें जब जब हंस दे तो एमन के राग फिजाओं में एक वसल खुशी की आहट में चौथे और पांचवें काले में संगत जो करें तो झूम उठें। सब रूप स्वरूप की राधाएं चरणों को छूने आ जाएं। वो दीपक लंबी तानों का फैले तो रातें रोशन हों। पानी में आग भड़क उठे, जिस्मों की तमाज़त जाग उठे। जब ख्वाब नगर के तारों से ये ज्ञान और ध्यान करें बातें तो भैरों शांत भरे मन में हर ताल पे नूर सरूर बढ़े। आशाएं परों को फैलाएं, आफाक पे आंखें उगाएं। जब दूर सुलगते सहरा में पीलू जो हिजर समेटे तो मीरा के तिरसे होठों पर गीतों की पपड़ी जम जाए। हलकूम का कांटा बन जाए। इन आँखों से बारिश बरसे मल्हार के पंजम को छेड़े तो अंदर बाहर धुल जाए। बागेश्वरी बिरहा के अंदर हलचल सी एक बपा कर दे। हो लंबी रात जुदाई की तारीक मनाजिर हो जाएं और समय की नब्ज़ें थम जाएं। जब तान ललत की टूटे तो
जब तान ललित की टूटे तो इन ख्वाब सुरों की राख उठे, आंखें निंदासी हो जाएं।